Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. I hope you all are doing well. This is the second part of psychiatric emergencies. पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 4 साइकेट्रिक इमरजेंसीज ऑलरेडी डिस्कस करी थी. इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे. The fifth condition is acute psychosis, a severe mental illness marked by sudden loss of touch with reality and personality disorganization. एक्यूट साइकोसिस एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का रियलिटी के साथ टच नहीं रहता. मतलब जो चीज़ें रियल लाइफ में प्रेजेंट होती हैं, जो सच होती हैं, उन पर पेशेंट को बिलीव करने में दिक्कत आती है और इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी प्रेजेंट होते हैं. डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ. इसमें पेशेंट को किसी चीज़ पर बहुत विश्वास होता है पर वो चीज़ रियलिटी में गलत होती है, फॉल्स होती है. और हेलुसिनेशंस में पेशेंट को कोई चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होती. इसके साथ साथ पर्सनैलिटी भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है. मतलब पेशेंट का बिहेवियर, उसके इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी डेली लाइफ पर भी बहुत असर होता है. इट कैन कॉज रैपिड एंड प्रोफाउंड डिसरप्शन इन अ पर्सन्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी. परसेप्शन ऑफ रियलिटी का मतलब है रियलिटी को परसीव करना. मतलब सच्चाई को हम किस तरह से देखते हैं या फिर किस तरीके से उसे समझते हैं, उसे हम परसेप्शन ऑफ रियलिटी बोलते हैं. एक्यूट साइकोसिस में व्यक्ति का सच्चाई या दुनिया को समझने का तरीका बदल जाता है. मतलब डिसरप्शन हो जाती है परसेप्शन की और ये डिसरप्शन रैपिडली एज वेल एज प्रोफाउंडली होती है. मतलब बहुत तेज़ी से होती है पर सीवियरली पेशेंट को अफेक्ट करती है. द सिम्टम्स कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेली फंक्शनिंग एंड रिलेशनशिप्स. एक्यूट साइकोसिस के सिम्टम्स पेशेंट के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं और उसकी डेली फंक्शनिंग और रिलेशनशिप्स को भी नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आर द कॉजेज. दीज आर schizophrenia, depression, medical illness, dementia, bipolar disorder and substance abuse. Acute psychosis बहुत सारे psychiatric disorders की वजह से भी हो सकती है, किसी medical illness की वजह से भी हो सकती है और substance abuse की वजह से भी हो सकती है. The symptoms are hallucinations, delusion, disorganized behavior, paranoia, agitation and confusion. ये सारी टर्म्स मैंने पहले भी टर्मिनोलॉजी वाली वीडियोस में डिस्कस करी थी पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. हेलुसिनेशंस का मतलब होता है फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस. मतलब जो चीज़ें रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती, पेशेंट को वो चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर सुनाई देती हैं. डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ. पेशेंट के दिमाग में एक गलत विश्वास बना होता है. वह किसी चीज़ पर बहुत ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है पर वह रियलिटी में गलत होती है. डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब है पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है. किसी तरह के जेस्चर्स, ग्रामिसेस, अग्रेशन और इम्पल्सिवनेस शो कर सकता है. पैरानोया का मतलब है सस्पिशियसनेस. पेशेंट हर चीज़ पर शक करता है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता. एजिटेशन का मतलब है पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, उसे एंजाइटी होती है और वह किसी बात को लेकर चिंतित होता है. एक जगह पर टिककर नहीं बैठता, इधर उधर बार बार अपनी जगह बदलता रहता है. एंड कन्फ्यूज़न का मतलब है किसी चीज़ पर असमझ होना. पेशेंट को जब किसी बात की समझ नहीं लगती तो वह कन्फ्यूज हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट साइकोसिस. डू हॉस्पिटलाइजेशन. एक्यूट साइकोसिस एक सीरियस कंडीशन है, इसलिए पेशेंट को एडमिट करना इज़ वेरी नेसेसरी. प्रोवाइड ECT, दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. एंटीसाइकोटिक्स एज वेल एज एंटी डिप्रेसेंट्स कैन बी गिवन. ये पेशेंट की कंडीशन और उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है. नेक्स्ट इज CBT, दैट इज़ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इसके साथ साथ हमने पेशेंट को साइकोथेरेपीज देनी है. रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स. जिन भी चीज़ों से पेशेंट को खतरा हो सकता है जैसे कि शार्प पार्टिकल्स और पीस ऑफ ग्लास, उन्हें हमने पेशेंट के इन्वायरमेंट से दूर कर देना है. देन वी हैव टू वॉच फॉर न्यू सिम्टम्स. अगर पेशेंट में किसी तरह के और न्यू सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हमने उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है.
द लास्ट इज टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने बहुत केयरफुली पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी इज लिथियम टॉक्सिसिटी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि लिथियम क्या होता है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। लिथियम इज एन एंटीमेनिक ड्रग नोन एज अ मूड स्टेबलाइजर। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे साइकेट्रिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं। लिथियम मूड स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, जो व्यक्ति के मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे प्राइमरीली बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट के डिप्रेशन और मेनिया के एपिसोड्स कम किए जाते हैं। लिथियम को हम एंटीमेनिक ड्रग भी बोल सकते हैं और मूड स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी refers to an excessive amount of lithium in the body leading to harmful effects on the individual's health। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस या फिर किसी केमिकल का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। वह लेवल इतना बढ़ जाता है कि पर्सन की हेल्थ के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और अगर बॉडी में लिथियम का लेवल बहुत हाई हो जाए, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में लिथियम प्रेजेंट हो, तो उसे हम लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। लिथियम की मात्रा बढ़ने के कारण इंडिविजुअल की हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। दिस अकर्स when the levels of lithium in the blood become too high, either due to an overdose of lithium medication or impaired elimination of lithium from the body। जिन पेशेंट्स की लिथियम थेरेपी चलती है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को लिथियम मेडिकेशंस देते हैं, उन मेडिसिन के कारण जब ब्लड में लिथियम का लेवल हाई हो जाता है और उसकी प्रॉपरली बॉडी में से एलिमिनेशन भी नहीं हो पाती, मतलब एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, तो उसे हम लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। द थेरेप्यूटिक रेंज फॉर लिथियम लेवल इज टिपिकली बिटवीन 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। लिथियम की नॉर्मल रेंज 0.6 to 1.2 MEQ पर लीटर है। अगर इससे ज़्यादा रेंज होती है तो उसे हम लिथियम टॉक्सिसिटी कंसीडर करते हैं। द कॉजेज आर ओवरडोज, डिहाइड्रेशन, decreased fluid or salt intake, NSAIDs, that means non-steroidal anti-inflammatory drugs, and impaired elimination। इसका मेन कारण ओवरडोज होता है। ओवरडोज का मतलब है पेशेंट को रेकमेंड डोज से ज़्यादा मेडिकेशन देना, मतलब जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उससे ज़्यादा अमाउंट में देना, उसे हम ओवरडोज बोलते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में से पानी की कमी होने के कारण भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर पेशेंट नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड्स नहीं लेता, सॉल्ट नहीं लेता, तो भी उसे लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने की वजह से भी लिथियम की मात्रा बढ़ सकती है। और अगर एलिमिनेशन इम्पेयर हो जाए, मतलब अगर लिथियम बॉडी में प्रेजेंट है पर वह बाहर नहीं निकल रहा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। द सिम्टम्स आर ट्रेमर्स, निस्टैग्मस, एटैक्सिया, कंफ्यूजन, डिसआर्थरिया, ड्राउजीनेस एंड वॉमिटिंग। ट्रेमर्स को हम जर्की मूवमेंट्स भी बोलते हैं। ये मूवमेंट्स इनवॉलंटरी होती हैं, जिसमें शरीर का कोई हिस्सा जैसे कि हाथ या पाँव बिना किसी कंट्रोल के हिलता है। ये अक्सर रिदमिक और रेपिटेटिव होते हैं, इसलिए हम इन्हें जर्की मूवमेंट्स बोलते हैं। निस्टैग्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंखें इनवॉलंटरी तरीके से हिलती हैं, मतलब अपने आप इधर उधर मूव करती हैं। इसमें पेशेंट की आंखें एक तरफ से दूसरी तरफ या फिर ऊपर से नीचे हिलती हैं और ये मूवमेंट्स भी रिदमिक होती हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि अपने आप होती हैं, पेशेंट उन्हें करता नहीं पर उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उन मूवमेंट्स को परफॉर्म करती है। एटैक्सिया न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें वॉलंटरी मूवमेंट्स करते समय कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर असर पड़ता है। इसमें पर्सन को चलने, बैठने या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है। कन्फ्यूज़न यू नो वेरी वेल, इसमें पेशेंट असमझ हो जाता है, जब उसे किसी बात की समझ नहीं लगती उसे हम कन्फ्यूज़न कह सकते हैं। डिसार्थरिया एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है।
इस कंडीशन में स्पीच मसल्स जैसे कि टंग, लिप्स और वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम नहीं करते, जिससे बोलने की क्लैरिटी और फ्लुएंसी पर असर पड़ता है। इसमें रैपिड स्पीच और स्लो स्पीच जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट में ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। लिथियम टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट का फर्स्ट मैनेजमेंट होता है टू स्टॉप लिथियम थेरेपी। पेशेंट को जो लिथियम मेडिकेशन दे रहे हैं, हमने उसे कंटिन्यू नहीं करना, वहीं रुक जाना है, स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इज रिप्लेस फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब है शरीर में जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की कमी हुई थी, हमने उसे वापस पूरा करना है। गिव डायूरेटिक्स सच एज लेसिक्स और मैनिटोल। पेशेंट को हमने डायूरेटिक्स देने हैं क्योंकि इससे यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाती है और जो भी एक्सेसिव लिथियम ब्लड में प्रेजेंट होता है वह यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डायलिसिस में बी नीडेड इन केस ऑफ सीवियर टॉक्सिसिटी। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी है तो डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। द सेवेंथ कंडीशन इज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑल्सो नोन एज ड्रंकनेस। It is a state of disturbance in behavior or mental function resulting from excessive consumption of alcohol, characterized by a range of physical and psychological symptoms that can significantly impair cognitive functioning and social interactions. Alcohol intoxication को हम drunkenness भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट्स में अल्कोहल कंज्यूम करने से पेशेंट का बिहेवियर और उसकी मेंटल फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट में बहुत सारे फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिनकी वजह से कोग्निटिव फंक्शनिंग और सोशल इंटरेक्शंस पर भी बहुत असर पड़ता है। पेशेंट की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल फंक्शनिंग्स दोनों अफेक्ट हो जाती हैं और ना ही वे अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को कर पाता है। इसमें ज़्यादा शराब पीने की वजह से पेशेंट की थिंकिंग, बिहेवियर, मूड और मेमोरी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सीवियर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कैन लीड टू अल्कोहल पॉइजनिंग, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ब्लड में अल्कोहल का लेवल सीवियरली हाई होने की वजह से अल्कोहल पॉइजनिंग भी हो सकती है, जो कि एक गंभीर स्थिति है और ये पेशेंट की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है। ये अक्सर तब होता है जब पेशेंट बहुत सारी शराब एक बार में पी लेता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए इमीडिएट मेडिकल एक्शन की नीड होती है। द कॉजेज आर बिंज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ऑन एम्प्टी स्टमक, अल्कोहल इंटॉलरेंस, अनस्टेबल इमोशनल स्टेट एंड पुअर हेल्थ। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है बहुत सारी शराब एक ही बार में पी लेना। ड्रिंकिंग ऑन एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट अल्कोहल कंजम्पशन करना। अल्कोहल इंटॉलरेंस का मतलब है जब बॉडी अल्कोहल को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाती। अनस्टेबल इमोशंस जैसे कि डिप्रेशन, सैडनेस और स्ट्रेस की वजह से भी पेशेंट ड्रिंक करता है। पुअर हेल्थ, अगर कोई मेडिकल इलनेस है तो भी पेशेंट को अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। The symptoms are dysarthria, ataxia, flushing, impaired judgment, amnesia and unstable mood. डिसार्थ्रिया और एटैक्सिया के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फ्लशिंग का मतलब होता है ड्रिंक करने की वजह से फेस का रेड हो जाना, पेशेंट का चेहरा लाल लाल टमाटर की तरह दिखता है। इम्पेयर्ड जजमेंट में पेशेंट किसी चीज़ को जज नहीं कर पाता, उसे डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है। अमनेसिया स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ मेमोरी। कई बार पेशेंट को चीज़ें भूलने लगती हैं, मतलब उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। द लास्ट इज अनस्टेबल मूड। उसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वह बहुत खुश होता है, कभी वह बहुत सैड होता है और कभी डिप्रेस्ड रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। इनिशियल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू असेस द पेशेंट, इंश्योर द सेफ्टी। पेशेंट का मूड और बिहेवियर बार बार बदलता रहता है, कभी वह एग्रेसिव, कभी इम्पल्सिव तो कभी एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए हमने अपनी, दूसरों की और पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अवॉइड अल्कोहल एंड प्रमोट रेस्ट।
पेशेंट को अल्कोहल नहीं देना, अवॉइड करना है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलना है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए या फिर फ्लूइड्स को रिप्लेस करने के लिए हम आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ओरली जो फ्लूइड्स देते हैं उनका भी इनटेक इंक्रीज करना है। नेक्स्ट वी हैव टू अवॉइड स्टिमुलेंट्स। द लास्ट वन इज अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट एकदम से शराब पीना नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनकी मेडिकेशंस के साथ डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, अदरवाइज पेशेंट में विथड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। द लास्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी इज withdrawal symptoms. Alcohol withdrawal syndrome is characterized by the clinical manifestations that occur when an individual abruptly reduces or stops alcohol consumption, leading to physiological and psychological response due to the body's dependence on alcohol. Withdrawal symptoms को हम alcohol withdrawal syndrome भी बोल सकते हैं। इसमें जब कोई अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वाला पर्सन एकदम से शराब पीना बंद कर देता है या फिर बिल्कुल कम कर देता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हम इसे अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। और इसकी वजह से बॉडी में फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होने लगती हैं। जब कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पर अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है, मतलब डिपेंड हो जाती है अल्कोहल पर, इसलिए एकदम से अल्कोहल छोड़ने पर उस व्यक्ति में विथड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। द सेवेरिटी ऑफ दीज सिम्टम्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज, इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। विथड्रॉल सिम्टम्स की जो सेवेरिटी है वो इंडिविजुअल की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वह कितने टाइम से अल्कोहल ले रहा है या फिर कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करता है। द कॉजेज आर सडन सिसेशन, क्रॉनिक अल्कोहल यूज, हाई इनटेक, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डिपेंडेंसी। सिसेशन का मतलब होता है टू स्टॉप, मतलब रुक जाना। जब व्यक्ति अचानक से अल्कोहल छोड़ देता है तो उसमें डेफिनेटली विथड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होते हैं। क्रॉनिक अल्कोहल यूज मतलब काफ़ी लंबे समय से वह अल्कोहल की कंजम्पशन कर रहा है। हाई इनटेक मतलब एक बार में एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक करना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड डिपेंडेंसी, दैट इज़ एडिक्शन ऑफ अल्कोहल। द सिम्टम्स आर irritability, sweating, tremors, nausea, vomiting, seizures, anxiety and insomnia। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट। इंश्योर पेशेंट्स सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी का हमने ख्याल रखना है। प्रोवाइड फैमिली थेरेपी, पेशेंट को फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करनी है। यूज़ फिजिकल एंड केमिकल रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये फिजिकल या फिर केमिकल मेथड्स होते हैं जो कि पर्सन की बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रोवाइड काम इन्वायरमेंट, पेशेंट को शांत माहौल प्रोवाइड करना है। क्लोज मॉनिटरिंग इज डन, पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, उसकी हर छोटी चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। द लास्ट इज बेंजोडायाजेपिन्स आर एडमिनिस्टर्ड, इन्हें हम सीजर्स, एंजाइटी और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।